एसएससी फेज 11 2023 लास्ट 30 डेज सीरीज में, जिसमें हम लोग एसएससी टीसीएस 2022-23 के फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं, और जिसमें सीजीएल टियर 1, सीपीयू, स्टेनोग्राफर, आईएमडी, सिलेक्शन पोस्ट, ये सारे ही एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 25, 16, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 381। तो 381 क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। तो बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में केबी का परिभाषित मान क्या होगा? केबी इक्वल टू पीबी अपॉन टीएन, केबी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन, ठीक है, इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। केबी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये हो गया केबी का फॉर्मूला, केबी इक्वल टू पीवी अपॉन टीएन इंटू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। दूसरा क्वेश्चन है, दाब की इकाई, तो पास्कल, बार और टॉर। तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। एक बार में 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। तो ये पास्कल भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। तो ये हो गया बार, पास्कल और टार, ये तीनों ही प्रेशर की यूनिट्स हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी धारावाहिक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। कोई भी लाइव वायर है, जैसे कोई वायर हो, यहाँ पे मैं वाइट कलर ले, कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है आई की, तो मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम कहता है कि अगर करंट की डायरेक्शन इस तरफ है तो आप राइट हैंड को, अपने राइट हैंड के अंगूठे को ऐसे कर लीजिए। ये हो गया अंगुलियां आपकी, और ये 1 2 3 4 उंगलियां हो गई, और एक ये अंगूठा हो गया। तो ये आपका अगर हैंड है तो इसके अंगूठे की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन शो करता है, और ये उंगलियों को अगर आप अपने व्रिस्ट यानी कलाई की तरफ मोड़ के रखते हैं, मुट्ठी बनाते हैं, तो ये डायरेक्शन जो हो गई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ये क्या है? वायर है, जिसमें क्या हो रही है? करंट फ्लो हो रही है। तो यही है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी धारावाहिक चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग? तो ये तो हो ही गया कार्क स्क्रू नियम मैक्सवेल का। परमाणु ऊर्जा की संरचना की जांच के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोइलेक्ट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? तो एमएस लिविंगस्टन जो 1934 में साइक्लोइलेक्ट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक थे, और ये अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ ये आविष्कार किए थे, जो परमाणु संरचना की जांच करने के लिए यूज किया जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए यूज होता है। साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक उपकरण है, ठीक है, साइक्लो इलेक्ट्रॉन एक उपकरण है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी मदद से ये परमाणु की संरचना की जांच की जाती है। अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब के आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये कई स्टेटमेंट होंगे A B C D, जिसमें से होगा कि अनंत पर अगर वस्तु रखी जाती है
तो उसका अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में अगर वस्तु रखी जाती है तो उसका जो साइज होता है छोटा होता है। इसको मैं समझा देता हूँ। अवतल दर्पण, ठीक है, ये एक अवतल दर्पण है। यहाँ पे ये सपोज करिए ये वक्रता त्रिज्या है और अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में इधर अनंत होगा। इसके बीच में अगर कोई वस्तु को रखी जाती है तो इसका इमेज जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनता है। तो ये ठीक है, और छोटा बनता है। अगर वक्रता त्रिज्या से वस्तु को पास कराई जाएगी तो वो वापस अपने डायरेक्शन में ही लौट जाएगी। लाइट, ये लाइट रे वस्तु से डाली गई जो पैरेलल डाली गई अक्ष के, ये अवतल दर्पण के अक्ष के पैरेलल जब ये लाइट रे डाली गई तो ये फोकस से होकर पास करती है। तो कोई भी दर्पण हो अगर उसके अक्ष के पैरेलल अगर कोई लाइट जो है पड़ती है दर्पण के, तो वो क्या होता है, फोकस से गुजरती है। फोकस यानी ध्रुव, और ये सी का मतलब है वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या से अगर कोई लाइट जाती है तो वापस वो अपने डायरेक्शन में ही लौट जाती है बिना कहीं डेविएशन के। तो ये इमेज हो गया। अब इमेज कैसा हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि इमेज के लिए जो हेड से लाइट जा रही थी वो तो हेड तो यहाँ पे पड़ गया ना, और ये इमेज के टेल से जो लाइट जा रही थी जो वक्रता अक्ष से होकर ही जा रही थी, ये वापस अपने डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब हो गया उल्टा और वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो गया, छोटा। उल्टा वास्तविक, और वास्तविक है और छोटा। ये अवतल दर्पण के लिए थी। तो जब भी प्रतिबिंब को अवतल दर्पण के अनंत और वक्रता त्रिज्या पर के बीच में होता है तो अत्यधिक छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीत वाले गुब्बारे द्वारा पैदा होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, जो एवरी एक्शन इक्वल टू एवरी एक्शन इज मतलब हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, वो न्यूटन का थर्ड नियम कहता है। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी जेट रॉकेट जो ऊपर नीचे की तरफ उसमें फोर्स लगाया जाता है, जब नीचे से जो उसमें इंजन में फ्यूल जलता है तो उसी के प्रेशर से लाइट रॉकेट जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। किसका नियम बताता है कि विद्युत परिपथ में किसी संधि में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है? ये रॉबर्ट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि अगर सपोज करिए कि एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर एक ज्वाइंट है, और फिर यहाँ से एक वायर, दो वायर, तीन वायर, चार वायर, कितने भी नंबर ऑफ वायर्स आप डाल दीजिए, तो इन सब में जो करंट होगा I1, I2, I3, I4, ये इक्वल होगा I इक्वल टू I1, I2, I3 एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी वायर्स होते हैं, यही होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ। और किरचॉफ का एक और लॉ था वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स ने दो नियम दिए थे, करंट का नियम था, एक वोल्टेज का नियम था। एक स्लाइड के सारे क्वेश्चंस को मैं एक जगह कवर करना चाहूँगा। द विट स्टोन ब्रिज, ये क्वेश्चन कर रहा है विट स्टोन ब्रिज, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो ढक गया है। ये वाला क्वेश्चन है, गति का कौन सा समीकरण सही है? v बराबर u/2 प्लस AT, तो ना तो ये सही है, और s बराबर 2ut प्लस AT स्क्वायर, ये भी सही नहीं है। गति के कुल कितने समीकरण हैं? तो गति के 3 समीकरण हैं। ठीक है, वो मैं यहाँ बता देता हूँ। फर्स्ट, मोशन लॉ
मोशन लॉ 3 है, 3 मोशन के लॉ, गति के 3 नियम है, 3 लॉज ऑफ मोशंस। फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगेन फिर ये सेकंड हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये आइजन हो गया। यहाँ फर्स्ट लॉ कहता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v अंतिम वेलोसिटी है, u प्रारंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। v बराबर फाइनल वेलोसिटी, u बराबर इनिशियल वेलोसिटी, टी आई ए एल, और a एक्सेलरेशन t टाइम हो गया। टाइम या फिर चेंज इन टाइम, ठीक है, इसको करेक्ट करिए, चेंज इन टाइम लिखिए, क्योंकि जो भी टाइम चेंज होता है उसी को लिया जाता है। तो टी हो गया टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड लॉ क्या कहता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ यू इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम हो गया, चेंज इन टाइम। और थर्ड लॉ हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। एस के बारे में मैंने वही बताया, यहाँ पे एस भी यहाँ लिख लीजिए। एस जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस PLACEMENT, इसको हिंदी में विस्थापन कहते हैं। तो ये हो गया तीनों नियम न्यूटन्स के, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए इसका। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोधों के सटीक माप के लिए किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 4 प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग प्रतिरोधों के सटीक माप के लिए किया जाता है। कूलम्ब्स पर सेकेंड, ये तो करंट का यूनिट हो गया। I इक्वल टू, आई जो है करंट को डिनोट करता है, Q बाई टी। Q हो गया चार्ज और इसकी यूनिट हो गई कूलाम। Q जो होता है उसे चार्ज से डिनोट करते हैं, चार्ज, CHARGE, और इसकी यूनिट हो गई कूलाम और T हो गया टाइम। निम्नलिखित में से किस आंतरिक अंतराण्विक बल को लंदन फोर्स भी कहते हैं? तो प्रकीर्णन फोर्स, प्रकीर्णन फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है। तो ये रिमेंबर रखिएगा, प्रकीर्णन फोर्स को लंदन फोर्स भी कहा जाता है। ये आकर्षक फोर्स है, आकर्षक बल है, ठीक है। लंदन फोर्स या फिर प्रकीर्णन फोर्स, ये एक आकर्षक, आकर्षित करने वाला, आकर्षण, अड़ा लगा दीजिए यहाँ पे, आकर्षण बल है, ये करेक्ट लगेगा। तो प्रकीर्णन फोर्स जिसे लंदन फोर्स के नाम से जाना जाता है, ये एक आकर्षण बल है। फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्यूज तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ये कह रहा है इनमें निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। तो निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है, ये फ्यूज तार में सही है कथन। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। पढ़ने में ये था कि नहीं नहीं सही है, तो हाँ इसकी गलनांक कम होती है और चालकता, कंडक्टिविटी हाई होती है। कम गलनांक होता है तभी हाई वोल्टेज पे इजीली इस सर्किट को गल जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाती है, अदरवाइज आपके सारे घर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो जल जाएंगे। तो फ्यूज तार का निम्न गलनांक होता है, उच्च चालकता होती है। चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, यानी इसमें इजीली करंट पास कर पाता है, तभी तो निम्न गलनांक है और करंट फ्लो इजीली हो पा रहा है। और वोल्टेज यदि हाई हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि हाई वोल्टेज की करंट आ जाती है ट्रांसफार्मर में कोई इशू की वजह से, तो घरों में अगर फ्यूज लगे हुए हैं तो आपके सारे इक्विपमेंट सुरक्षित रहेंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। आवेग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग को कहते हैं
F इक्वल टू F इंटू डी टी बराबर डी पी। संवेग परिवर्तन की समय दर को बल का आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन की समय दर को बल कहते हैं और ये वो हो गया, इसे आवेग कहते हैं। ठीक है, dp बराबर dp बाई dt। डी तो नहीं समझ में आएगा आप लोग को, मैं डेल्टा लगा देता हूँ। ठीक है, डेल्टा p अपान डेल्टा t, ये होता है फोर्स, जिसे F से डिनोट किया जाता है। और p क्या है? संवेग है, मोमेंटम। और t क्या हो गया? टाइम हो गया। डेल्टा का मतलब चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p चेंज इन, डेल्टा क्या बताता है? चेंज को दर्शाता है। तो अगर मैं फोर्स को और ये डेल्टा टी को उस साइड ले जाकर क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा टी से, तो ये जो डेल्टा पी है यही आवेग होता है, आवेग। ठीक है, तो ये हो गया, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, किसी पिंड पर थोड़े समय के लिए कार्य करने वाला बल आवेग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब शरीर के फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे रेडियल समरूपता कहा जाता है। जब शरीर के केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाला कोई तल जीव को दो समान हिस्सों में विभाजित कर दे तो ये रेडियल समरूपता। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यदि शरीर के केवल एक ही तल से समान बाएं और दाएं हिस्सों से विभाजित किया जाता है तो यदि शरीर केवल एक ही तल में समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो इसे द्विपक्षीय समरूपता कहते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, 1785 में विद्युत आवेश के बीच के बल को मापने के लिए 1785 में विद्युत आवेश के बीच में बल को मापने के लिए आंशिक मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? ये चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम्ब। तो चार्ज का जहाँ भी बात आता है वो चार्ज की यूनिट ही कूलॉम्ब है, और कूलॉम्ब एक साइंटिस्ट है जिनका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलॉम्ब। तो इन्होंने ही कूलॉम्बियन जो कूलॉम्ब विद्युत आवेश के बीच जो बल लगता है उसे मापने के लिए उपयोग किया था 1785 में। अगला क्वेश्चन, जे.ए.आर. न्यूलैंड ने वर्ष 1865 में न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया था। जे.ए.आर. न्यूलैंड ने 1865 ईस्वी में न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल लिया था। ये पीरियोडिक टेबल से है। पीरियोडिक टेबल में कई साइंटिस्टों ने अपने अपने रूल्स दिए थे, जिसमें एक न्यूलैंड थे जिन्होंने अपना ऑक्टेट रूल दिया था। ठीक है, और किस ईयर में दिया था? उस 1869 में, नहीं 1865 में दिया था। 1869 में मेंडलीफ की आवर्तसारणी बनी थी। 1869 में मेंडलीफ की आवर्तसारणी बनी थी। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो 8 पे बेस था, 8 एलिमेंट्स पे बेस था, और उनके जो है व्यवहार को देखते हुए बनाया गया था। अष्टक का मतलब क्या हो गया? 8 ही तो हुआ। तो ये 1865 में इंट्रोड्यूस किया था पीरियोडिक टेबल के लिए। ठीक है, और मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल कब? 1869 में इंट्रोड्यूस की थी, जिस समय 73 एलिमेंट्स थे।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं अभी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, अभी 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 63 था, 73 नहीं, 63, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 63 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो ये हो गया, यहीं से मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिए। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक इंटरफेस पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन और संचरण को वर्णन करता है? ये फ्रेस्नेल इक्वेशन, फ्रेस्नेल इक्वेशन विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन और संचरण का वर्णन करता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय परिवर्तन तरंगों के परावर्तन, रिफ्लेक्शन और संचरण का, ट्रांसमिशन का एक्सप्लेनेशन फ्रेस्नेल इक्वेशन से दिया जाता है। प्रकाश का एक छोटा स्रोत, स्लाइड जूम कर लें क्या? स्लाइड को जूम कर लें कि एक क्वेश्चंस इजी रहे, विजिबल रहे। रॉकेट ये था ना, प्रकाश का एक छोटा स्रोत एक अपारदर्शी वस्तु किस प्रकार की छाया बनाता है? प्रकाश का एक छोटा स्रोत एक अपारदर्शी वस्तु की किस प्रकार की छाया बनाता है? ओपेक, अपारदर्शी का मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो ये तेज छाया बनाता है। तो प्रकाश का छोटा रूप एक अपारदर्शी वस्तु की तेज छाया बनाता है। किसी पिंड की उसके परमाणुओं या अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की पहचान करें। तो ये ताप, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उसके परमाणुओं और अणुओं का मोशन बहुत तेज हो जाता है, और उसकी ऊर्जा भी, अगर तेजी से गति कर रहा है तो उससे ऊर्जा भी तेज निकलेगी, तो वही तापीय ऊर्जा हो गई। फिर ये चलते एक एक लाइन के ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पहले ये फिर ये, अगेन ये क्वेश्चन तो फिर इधर के क्वेश्चंस को। रॉकेट के में कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ तो भूकंप की तीव्रता मापता है, और भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी में किया जाता है। तो ये हो गया, रॉकेट में कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ में किस प्रकार के इलेक्ट्रो अकाउस्टिक, वैद्युत ध्वनिक, ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है? पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का यूज रॉकेट में कंपन को मापने के लिए किया जाता है, और ये सिस्मोग्राफ में यूज होता है। सिस्मोग्राफ जो कि भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, मैं जितने भी क्वेश्चंस को बताता हूँ वो इररिलेवेंट टाइम नहीं ले, मतलब आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं वही क्वेश्चंस बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो भूकंप की तीव्रता ये सिस्मोग्राफ मेजर करता है, सिस्मोग्राफ मेजर करता है, ठीक है, भूकंप की तीव्रता को। और भूकंप का अध्ययन जो है, भूकंप का अध्ययन ये सिस्मोलॉजी में किया जाता है, सिस्मोलॉजी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस कवर करा दी मैंने, आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण को अनंत पर रखने पर उसमें प्रतिबिंब किस आकार का होता है? तो बिंदु के समान। उत्तल दर्पण को अगर अनंत पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? बिंदु के आकार का हो जाएगा। तो कभी भी कोई चीज़ को अनंत पर रखते हैं तो वहाँ से लाइट आएगी तो फिर वो सीधा फोकस पे बनेगी, तो वो बिंदु के आकार की होगी। ये मैंने अवतल दर्पण के कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको। एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 5 मिनट के लिए 1 एम्पियर की धारा आकर्षित प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की संख्या, मात्रा ज्ञात करिए। 300 कूलॉम।
कैसे है, तो ये 1 एम्पियर की धारा और 5 मिनट के लिए फ्लो कराई जा रही है। फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू डी क्यू बाई टी था ना फॉर्मूला, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा होगा फॉर्मूला, ठीक है आगे लिख देते हैं। और कैसे आया ये समझा भी देता हूँ। आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ क्यू क्या डिनोट करता है, चार्ज को, जिसकी यूनिट क्या है, कूलम्ब। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 5 मिनट के लिए 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर करंट की यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। आई क्या डिनोट करता है, करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। करंट कई तरह के होते हैं, एक चुंबकीय करंट भी होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट से करेक्ट करा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट हो गई एम्पियर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 1 एम्पियर की धारा जब फ्लो कराई जाती है 5 मिनट के लिए, काफ़ी ये हो गया ना, बंद कर दिए मैंने बॉक्स में इसलिए वो हो रहा होगा। तो 1 एम्पियर की धारा जब 5 मिनट के लिए फ्लो कराई जाती है तो कितना कूलम्ब चार्ज निकलेगा। तो आई और टी को एक साइड ले जाइए, यहाँ पे टी क्या है, टाइम है, टी टाइम है। टाइम क्या होता है, चेंज इन टाइम होता है ऑलवेज। तो ये मैं हमेशा बताना वो कर दे रहा हूँ, चेंज इन टाइम। और ये किस में होता है, ऑलवेज सेकेंड्स में होता है। जहाँ कभी भी आपको टाइम आएगा वो सेकेंड्स में ही आपको लिखना होगा। तो ये हो गया 1 एम्पियर, फॉर्मूला में पुट करते हैं यहाँ से, एम्पियर इंटू टाइम बराबर क्यू हो गया। आई और टी को उस साइड ले गए, टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू हो गया। क्यू क्या है, चार्ज है। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला में रखता हूँ, आई हो गया 1 एम्पियर का और टाइम हो गया 5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60। अब ये क्या हो गया, ये सेकंड हो गया। और एक क्या था, ये एम्पियर था, 1 एम्पियर। तो ये 6 5 30, 6 5 जा 30 और 0 300। और कूलाम्ब हो गया, सी से डिनोट करते हैं कूलाम्ब को, जो कि चार्ज का यूनिट है। तो ये आ गया ना फॉर्मूला में पुट करने पे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ से मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस फॉर्मूला की खोज कब हुई थी। तो 1820 ईस्वी में आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ आई करंट है जो एम्पियर में मेजर होता है, क्यू कूलाम चार्ज है जो कूलाम में मेजर होता है। मैं यहाँ पे एक बार नोटेशन भी डाल दे रहा हूँ। और टी क्या है, टाइम है जो सेकंड में मेजर होता है, स्मॉल एस। और आई हो गया करंट जो एम्पियर में मेजर होता है, एम्पियर। ए कैपिटल ए ये एम्पियर को डिनोट करता है, और स्मॉल आई ये करंट को डिनोट करता है, ठीक है। कैपिटल ए एम्पियर होता है और जिसकी जो करंट की यूनिट है, ठीक है। और इसकी जो है खोज हुई थी इस फॉर्मूले की, वो 1820 में। तो ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू का ही था, ये कवर हो गया। उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में वस्तु को अगर आप प्रतिबिंब पर अनंत पर रखते हैं, वहां पे था कि दर्पण को ही अनंत पे रखा जा रहा था तो प्रतिबिंब का आकार बिंदु के आकार के हो रहा था। यहाँ पे वस्तु को अनंत पर रखा जा रहा है, तब प्रतिबिंब का आकार आभासी और सीधा होगा। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये फ्यूजन रिएक्टर। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये फ्यूजन रिएक्टर तकनीक का। ये हाइड्रोजन है, ट्राइटियम है जो ड्यूटेरियम से 1.5 गुना और हाइड्रोजन से 3 गुना भारी है। क्वेश्चन पूरा ये नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ ये क्वेश्चन क्या है, और यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है,
3 आइसोटॉप्स हैं। हिंदी में आइसोटॉप्स को समस्थानिक कहते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं, वो अलग होता है। इनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। आइसोटॉप्स का परमाणु क्रमांक तो सेम होता है, समान, सेम, और द्रव्यमान संख्या जिसे मास नंबर कहते हैं, ये अलग अलग होता है, डिफरेंट। ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, 1H1। यहाँ पे 1 जो डिनोट करा है ये एटॉमिक नंबर को डिनोट कर रहा है, और ये 1 जो डिनोट कर रहा है ये मास नंबर को डिनोट कर रहा है। मास नंबर होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक का नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ, यानी योग न्यूट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के जो संख्याएं हैं एटम में, उसका सम डिनोट करता है। तो 1H1 जिसे 1H1 को क्या कहते हैं, 1H2, और एक होता है 1H3। तो इसे तो कहते हैं ट्राइटियम, ट्रीटियम कहते हैं, ट्रीटियम। इसे कहते हैं ड्यूटेरियम। और 1H1 को याद तो नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, इन दोनों का तो पता है। तो यही बता रहा है कि ये हाइड्रोजन के नाभिक से 3 गुना भारी होता है ट्राइटियम, यानी ये 3 टाइम्स होता है। देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये तो इजीली याद हो जाएगा कि 3 टाइम्स भारी है। और ड्यूटेरियम जो है यहाँ पे 2 है, लेकिन 2 गुना नहीं है, 1.5 गुना भारी है। लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाइड्रोजन नाभिक से 1.5 गुना भारी होता है। इसको बोलते हैं प्रोटियम। याद आ गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो प्रोटियम है वो ट्राइटियम से 3 गुना भारी है। यहाँ पे 3 है, आपको याद करने में भी इजी हो गया। लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम का 2 है, लेकिन 2 गुना नहीं है, 1.5 गुना भारी है। तो ये हो गया 162 नंबर क्वेश्चन। 162 सेकंड 1662 में 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग कांस्टेंट होते हैं। बायल्स लॉ। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, जिसे P इंटू वी से डिनोट करेंगे, PV का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो, तो ये लॉ जो है ये बॉयल का नियम है। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट, ये 1662 में ये नियम दिया गया था। हेनरी बेकुरेल ने किस वर्ष में पता लगाया कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है। हेनरी बेकुरेल ने किस वर्ष पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वेधी विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पर पंजीकृत रजिस्टर किया जा सकता है? 1896 में। 1896 में हेनरी बेकुरेल, जो कि रेडियो एक्टिविटी के खोजकर्ता भी हैं, हेनरी बेकुरेल ये रेडियो एक्टिविटी के खोज करता है। रेडियो एक्टिविटी, इसके खोज करता है। जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में ओम्स लॉ दिया था? ये V = IR
ओम्स लॉ है, जहाँ पे वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के संबंध को दर्शाया जाता है 1827 में। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर, जो जहाँ I क्या है? करंट है, V क्या है? वोल्टेज, और R क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम, जिसे ऐसे इस साइन से डिनोट किया जाता है। तो यही है ओम का नियम, ओम लॉ, ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर, ये हो गया। इसे एक ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 1862 में ओम ने अपना नियम दिया था, 1862 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट में। हाइड्रोजन का वह बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मिक समस्थानिक कौन सा है जिसका नाभिक एक प्रोटॉन के नाभिक से 3 गुना भारी है और ड्यूटेरियम से 1.5 गुना है? तो ये ट्रिटियम है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो एक प्रोटॉन के नाभिक से 3 गुना भारी है ट्रिटियम और 1.5 गुना भारी है ड्यूटेरियम। चूंकि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो इसके लिए है ये, और न्यूट्रॉन होते हैं। कितने क्वेश्चंस कवर करा लिए? 1660 में कौन सा नियम खोजा गया था जिसमें कहा गया था कि किसी वस्तु के अपेक्षाकृत छोटे विरूपण के, ये क्वेश्चन लग रहा है कि सही से कट गया है। तो अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस को 2 स्लाइड के क्वेश्चंस को कवर करा दिए। एक स्लाइड ये, ठीक है, ये दूसरा स्लाइड था। अब आगे चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पे, जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, उसके क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से, इसे फेज बोलते हैं, फेज एग्जाम, अलग अलग फेज 9, फेज 10, अभी फेज 11 चल रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है? राजस्थान की। किस राज्य में सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है? तो ये राजस्थान में थार है और धूप भी बहुत ज़्यादा उधर होती है, गर्म इलाका है, इसलिए वहाँ पे सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है करंट प्रोड्यूस करने के लिए और बिजली उत्पादन में। 1662 में, रिपीट कर गया ना क्वेश्चन, 1662 में बॉयल्स लॉ आया था, P1 इन V1 बराबर P2 इंटू V2। रॉबर्ट बॉयल ने यह नियम दिया था। यहाँ PV का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट था। अभी क्वेश्चन मैंने बताया और देखिए रिपीट भी कर गया। तो P1 V1 बराबर P2 V2, ये क्या है? बॉयल्स लॉ है, जो 1662 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पे गैस का दाब और आयतन का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है। यहाँ P क्या है? गैस का दाब, V क्या है? गैस का आयतन, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। परमाणुओं तथा अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है? परमाणुओं और अध्रुवीय अणुओं में कोई द्विध्रुव आघूर्ण क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश अभ्रसम्मित रूप से वितरित होता है। ये है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक आवेश ये समान रूप से वितरित होता है, ये अभ्र का नहीं है, समान रूप से वितरित होता है। इसीलिए परमाणु और अध्रुवीय अणुओं का कोई आघूर्ण नहीं होता है। नेट टॉर्क इसका 0 होता है। नेट TORQUE, टॉर्क को आघूर्ण से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट, इसे ऐसे इस साइन से डिनोट करते हैं टॉर्क को, और इसकी नेट टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? 0। चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में से निकलती है? उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण की तरफ जाती हैं। अगर कोई मैग्नेट है जिसमें अगर कोई चुंबक है तो इसमें 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा।
तो चुंबकीय रेखाएं ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी, ऐसे ऐसे, और साउथ की तरफ जाएंगी, ऐसे ऐसे करके जाएंगी। ये नॉर्थ की तरफ निकलेंगी, ठीक है, और साउथ की तरफ जाएंगी। तो चुंबकीय रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं? तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। उस कथन की पहचान करें जो लंदन फोर्स, जिसे प्रकीर्णन फोर्स भी कहा जाता है, के संदर्भ में सही है। ये बल हमेशा आकर्षक होते हैं, बताया था ना मैंने कि ये आकर्षण फोर्स है। और अन्योन्य क्रियाएं, अन्योन्य क्रिया ऊर्जा दो अन्योन्यकारी कणों के बीच की दूरी के छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दूरी जो है, जिसे डिस्टेंस से डिनोट करेंगे, इसके छठी घात के व्युत्क्रमानुपाती हैं। मतलब आर की पावर, आर अगर डिस्टेंस से डिनोट किया जाता है तो आर की पावर 6 के अनुक्रमानुपाती हो गए, और 1/r⁴ जो हो गया इसके अनुक्रमानुपाती होंगे, और r⁴ के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। अगर व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डिस्टेंस है जिसे मैंने r से डिनोट किया, इसकी पावर 6 को, इसको आप क्या करिएगा, 1/, कर दीजिएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ओके, 1/, का मतलब क्या हो गया, 1/r⁴, बाई मतलब व्युत्क्रमानुपाती, लिंक कर रहा है ना, ठीक है। दूरी बढ़ने पर किस चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, यह घटता है। अगर किसी चालक में धारा अगर प्रवाहित की जा रही है तो दूरी बढ़ेगी तो ऑफकोर्स चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका, उस पर फोर्स जो लगने वाला होगा, चुंबकीय बल, वो कम होते जाएगा। कहीं भी कोई अट्रैक्टिव चीज़ है, अभी चुंबक है, आप अगर चुंबक के से थोड़ा दूर सिक्के को जब आप ले जाएंगे तो खींच पाएगा, नहीं खींचेगा ना, क्योंकि इसका बल क्या होगा, कम हो जाएगा। क्षेत्र में चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो कम होता जाएगा। ये हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन हो गया। हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो होता है ये 12th के बाद होता है, ठीक है। तो ये 12th लेवल के क्वेश्चन हैं। भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई घन कोण दो होता है, एक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। तो इसे, इसका तो होता है कोण, इसका होता है घन कोण, इसका हो गया घन कोण। सुनामी, तो ये तो तूफान के कारण नहीं आती है। सुनामी किसके कारण नहीं आती है, तो ये तूफान के कारण नहीं होती, यानी सुनामी दूसरी चीज हो गई और तूफान दूसरा चीज हो गया। दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन कीजिए। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मैट्रिकुलेशन लेवल, एक प्रकाश वर्ष में कितनी डिस्टेंस होता है, एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ये क्या हो गया, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। जहाँ पे एक यूनिट की बात किया जा रहा है, तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी चली गई होती है ये बताना है। दूरी किस यूनिट में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, ये मैं ज़रा रिमेम्बर करता हूँ इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट जब रिमेम्बर हो जाएगा तो बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, स्टील, तांबा और एल्यूमिनियम। तभी तो स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन और एल्युमिनियम के बर्तन घर में हम लोग के यूज किए जाते हैं। जो भी ग्लासेस होती हैं, गिलास, कटोरी, बर्तन, थाली, है ना, ये सब स्टील की होती हैं। पूजा के जो सामान होते हैं आप लोगों ने देखा होगा वो सब तांबे के होते हैं, जल चढ़ाया जाता है। या फिर जो भी दिया है और घंटियाँ, ये सब तो तांबे की होती हैं। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के हम लोग के कुकर होते हैं, कुकर जो होता है वो एल्यूमिनियम से ही होता है। तापमान, दाब और आर्द्रता किसके प्रमुख घटक हैं, ये जलवायु के प्रमुख घटक हैं। तापमान, दाब और आर्द्रता किसके प्रमुख घटक हैं, तो ये जलवायु के प्रमुख घटक हैं। तापमान में चेंज होगा तो जलवायु में परिवर्तन आ जाएगा, गर्मी आ जाती है। दाब और आर्द्रता में चेंज होगा तो फिर आपको बारिश का आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बारिश में काफ़ी बढ़ती है।
एक प्रकाश वर्ष में डिस्टेंस होता है 9.461 इंटू 10⁻12। ये किलोमीटर में होता है, किलोमीटर। इसे मीटर में अगर लिख देंगे तो 9.461 इंटू 10⁻, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000। 10⁻3 तो 12 और 3 15 हो जाएगा ना, 10⁻15 मीटर। काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस होता है एक प्रकाश वर्ष में। उस विकल्प की पहचान करें जो माध्यम विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की गति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। यानी अवरोही में हवा में सबसे स्पीड होगा, फिर पानी में होगा, फिर कांच में होगा, फिर हीरे में होगा। बढ़ने से घटते हुए क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ जाना। और आरोही होता है, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो ये हो गया। सबसे ज़्यादा हवा की स्पीड किसमें? प्रकाश की, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? वायु में। फिर क्या होगा? पानी, फिर कांच, और तब हीरे में। लाइट की स्पीड वायु में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गई। या आप इसे वैक्यूम मतलब निर्वात भी कह सकते हैं, और या फिर हवा, दोनों ही आ सकता है। ये स्पीड निर्वात की भी है और हवा की भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंसुलेटर यानी कुचालक के समूह की पहचान करें तो प्लास्टिक हो गया, लकड़ी और रबड़। तो प्लास्टिक की चीज़ें, अगर आप प्लास्टिक के चप्पल पहनते हैं और अगर आप वो लाइट की कोई भी चीज़ को छूते हैं तो आप में करंट नहीं पास करेगा। छू के चेक मत करिएगा। बस ये क्वेश्चन है, ये वो है कि अगर आप प्लास्टिक की चीज़ें पहनते हैं और फिर आप लाइट की कोई भी चीज़ का काम अगर कर रहे हो, पंखा मान लीजिए रिपेयर कर रहे हो आप, कोई प्रेस कर रहे हो खड़े होकर, तो प्लास्टिक की चीज़ें ही पहनिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और लकड़ी और रबड़, इन तीनों चीज़ों में लाइट नहीं पास करती है। ये क्या है? कुचालक है। जिसमें लाइट नहीं पास करे ये कुचालक होता है, और जिसमें लाइट पास करती है वो सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है, और जूम कर दिए कि इजीली विजिबल हो। बैरोमीटर ये हवा का दाब मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब, जिसे बैरोमीटर से डिनोट करते हैं। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 मिलीमीटर Hg। Hg का मतलब होता है पारा। अगर पारे में पारा जो है वो 760 मिलीमीटर तक चढ़ जाए, जैसे होता है ना थर्मामीटर में पारा चढ़ता है, तो ये बताया जाता है कि आपको कितना बुखार है। उसी तरह एक बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पारा का यूज होता है, इस तरह थर्मामीटर में होता है। तो अगर वो 760 मिलीमीटर चढ़ जाता हो तो आप जान लीजिएगा कि एक मतलब वायुमंडलीय दाब है। एक वायुमंडलीय दाब को किस में? पास्कल में मेजर करते हैं। पास्कल, वायुमंडलीय दाब को पास्कल में मेजर किया जाता है। एक पास्कल बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ध्वनि तरंगे और भूकंपीय तरंगे किस प्रकार की तरंगों के उदाहरण हैं? अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य। तरंगे वो तरंग होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है।
जैसे लाइट भी एक तरंग है, लेकिन इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये निर्वात में भी आवश्यकता चल सकती है लाइट, लेकिन ध्वनि जो आवाज़ है वो आप एस्ट्रोनॉट निर्वात में नहीं एक दूसरे से बात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नेत्र लेंस रेटिना पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हाँ, हम लोग के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो रेटिना पे वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। जो दिमाग है हम लोग का वो क्या करता है, उसको सीधा कर देता है वापस। तो हम लोग उल्टी चीज़ों को भी सीधा कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में अगर चीज़ें उलट जाती हैं तो फिर लोग सीधा नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित में से किस उपदर्पण का उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में देखा जाता है? उत्तल दर्पण। जैसे मान लीजिए साइड मिरर है आपके गाड़ी का, तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज होता है, क्योंकि जो गाड़ियां हैं उसको आपको छोटे जगह पे देखना है। पूरा जितना पीछे का व्यू है वो एक छोटे से मिरर में, साइड मिरर में आ जाए। तो इसके लिए गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, उसमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। बड़ी वस्तुओं को छोटे आकार में, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक होता है, बाइक होती है, स्कूटी, मोटर, ये जो भी है, तो उसको छोटे में देखने के लिए इसका यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। ये हो गया पदार्थ की वह यह व्यवस्था। और एक और चीज हो गया, छोटी चीज को अगर बड़ा में देखना हो, ये तो क्या कर रहा था, बड़ी चीजों को छोटा दिखा रहा था ना। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, बड़ी चीजों को अगर छोटे में देखना हो तो क्या आप यूज करेंगे? उत्तल दर्पण। और छोटी चीजों को, जैसे दांत बहुत छोटी होती है, उसको आपको बड़े में देखना होता है, कहाँ पे वो घाव है, खोलड़ है ना, कैविटी है। ये छोटी चीजें बड़े में देखना, ये अवतल दर्पण का काम है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। पदार्थ की यह व्यवस्था आयनिक गैस से बनी है। तो प्लाज्मा जो है ये आयनिक गैसों से बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, धनात्मक आयन और उदासीन कणों का संतुलित मिश्रण होता है। जितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही पॉजिटिव आयन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव आयन है, और पॉजिटिव आयन भी होते हैं उतने ही मात्रा में, और उदासीन कण जो न्यूट्रल होते हैं वो भी होते हैं, और इनका मिश्रण से बनता है प्लाज्मा, जो कि आयनिक गैस है। तो क्या होता है, एक ठोस होता है, फिर क्या होता है, द्रव होता है। ये कितनी है पदार्थ की व्यवस्थाएं हैं, अवस्था, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं देखते हैं। पहला ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा जो कि आयनिक गैस हो गया, और फिर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो आइंस्टीन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो ये हो गया, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा, और पांचवा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई? 5। जल की सतह पर तैरती हुई सुई किस का उदाहरण है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की सतह पर जो सुई है ये तैर पाती है। ये सीजीएल का 2021 का फिजिक्स का क्वेश्चन है। सीजीएल 2021 के फिजिक्स के क्वेश्चंस थे यहाँ पे। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम का परिमाणात्मक परिभाषा है? चलिए इस सेशन को आगे मैं करा देता हूँ, ठीक है। अभी इतने ही क्वेश्चंस को पढ़िए।